नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 के शुभ संध्या के अवसर पर बुद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा जो है आपको भारतीय जनगणना एवं वैश्विक जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में एक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत में जनगणना का इतिहास भी जानेंगे और बहुत सारी जनगणना से संबंधित चीज़ें भी जानेंगे। देखिए, यह विषय इतना रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में 16वीं जनगणना की घोषणा हो गई है। 16वीं जनगणना 2021 जो कोरोना के कारण बाधित हुई है, वह जैसे ही भारत में अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन हो जाएगा, 16वीं जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो 16वीं जनगणना 2021 के आंकड़े आने से पहले जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उसमें 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा है। भारत में जनगणना शुरू कब से हुई? वह समय था 1872। ध्यान रखिएगा, 1872 में गवर्नर जनरल था मेयो। मेयो वही गवर्नर जनरल है जिसकी अंडमान में सेलुलर जेल के निरीक्षण के समय एक कैदी द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसी मेयो के काल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। इसके बाद 1881 में रिपन के काल से भारत में नियमित जनगणना या कह सकते हैं 10 की जनगणना प्रारंभ हो गई और अब तक जो 2021 की जनगणना होने जा रही है, यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है तथा 21वीं सदी की तीसरी जनगणना है। ठीक है, तो जैसे जनगणना के आंकड़े आएंगे हम लोग उसमें देखते जाएंगे। अभी फिलहाल 2011 के आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग बात करेंगे। तो आइए कुछ लिखते हुए देखते हुए चला जाए। तो आपको ये बताया गया कि 1872 में मेयो के काल से भारत में पहली जनगणना हुई। पहली जनगणना। इसके बाद 1881 रिपन के काल से नियमित या 10 की जनगणना प्रारंभ की गई। ठीक है, 10 की मतलब हर 10 साल पर जो होने वाली जनगणना है वो प्रारंभ हुई 1881 से रिपन के काल से। और 1881 से जो 2021 की जनगणना होने जा रही है, ये भारत की 16वीं जनगणना है। ठीक इसी तरह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। साथ में 21वीं सदी की तीसरी जनगणना है। ठीक है, और आने वाले समय में इसके आंकड़े आएंगे, लेकिन हम लोग अभी 15वीं जनगणना की बात करेंगे। 15वीं जनगणना 2011, जिसका नारा था हमारी जनगणना हमारा
भविष्य, ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये 15वीं जनगणना 2011 का नारा था और इसकी शुभंकर प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। इंग्लिश में काउंटिंग टीचर कहते हैं। साथ में इसके सर्वेयर जनरल सी चंद्रमौली को बनाया गया था। सी चंद्रमौली इसके सर्वेयर जनरल थे। शुभंकर काउंटिंग टीचर को बनाया गया था और मोटो दिया गया था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि 2001 से 2011 के बीच भारतीय जनसंख्या में कितने लोग जुड़े, तो वो संख्या थी 18.18 करोड़। सोच लीजिए 10 साल में एक बड़े देश लगभग ब्राज़ील के बराबर भारतीय जनसंख्या में लोग जुड़ जाते हैं। यानी ब्राज़ील जैसे देश भारत हर 10 साल में बना देता है, ठीक है। तो इस दौरान जो 10 की वृद्धि दर रही वो 17.70% रही। ये 10 की वृद्धि दर है। यानी 2001 से 2011 तक किस वृद्धि से भारतीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, और वो वृद्धि था 17.70%। ठीक इसी प्रकार वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। यानी एक साल में, एक साल कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 2010 से 2011 के बीच भारतीय जनसंख्या में किस दर से वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि दर था 1.64%। तो इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। और 10 साल में जो वृद्धि रही 18.18 करोड़, वो किस दर से था? 17.70% की दर से जनसंख्या बढ़ी। आइए देखते हैं कि क्या लगातार भारतीय जनसंख्या में वृद्धि होती रही है, या कभी ऐसा भी समय आया है कि जब भारतीय जनसंख्या कम हुई है। जी हाँ, एक दशक था, वो दशक 1911 से 1921 का दशक था। 1911 से 1921 का दशक, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का भी समय था, जो कि भारत में सूखा, अकाल और महामारी का भी समय था। इसके कारण मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई और भारतीय जनसंख्या में कमी हो गई। कितनी कमी हुई? 1911 से 1921 के दशक में भारतीय जनसंख्या -0.31% की मामूली दर से कम हो गई। अब इस कमी को दूर करने के लिए भारतीयों ने ठान लिया और इसके कंपनसेशन के लिए भारत वाले आगे बढ़े और उसके बाद अभी तक मुड़कर पीछे नहीं देखे हैं। इसके बाद से कभी भारतीय जनसंख्या में कमी नहीं आई है। यही एक साल था। इसीलिए 1921 को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष क्या है। तो
ऑप्शन में दे देगा महान विभाजक वर्ष कौन सा है, तो दे देगा 1872, 1881, 1921 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष 1921, क्योंकि इसी समय जनसंख्या कम हुई और उसके बाद लगातार भारतीय जनसंख्या में वृद्धि होती गई। तो अब ये जाना जाए कि कौन सा ऐसा दशक था जिसमें भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई। तो वो दशक था 1961 से 1971 का दशक, जिसमें भारतीय जनसंख्या में 24.80% की दशकीय वृद्धि दर देखी गई। लगभग देखिए 10 साल में लगभग 1/4 जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये अब तक का सबसे ज़्यादा डिकेड ग्रोथ रेट है, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर है। कब है? 1961 से 1971 के दशक में, और कितना रहा है? 24.80% रहा है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि 2011 की जनगणना में कितने व्यक्ति भारत की जनसंख्या में गिने गए। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें 121.05 करोड़ भारत की जनसंख्या बताई गई। अब 121.05 करोड़ जो जनसंख्या है वो विश्व जनसंख्या का 17.7% है। कितना है? 17.7% है, 17.5% है। साथ में यह जो भारतीय जनसंख्या जो विश्व का 17.5% है, वो विश्व के 2.4% भूभाग पर रहती है, क्योंकि वैश्विक क्षेत्रफल में भारत का योगदान ये कितना है? 2.4% है। और वैश्विक जनसंख्या में भारत का योगदान ये 2011 के अनुसार ये कितना है? 17.5% है। तो देख लीजिए कितने छोटे से भूभाग पर एक बड़ी जनसंख्या को एडजस्ट करके रखा गया है, एक बड़े जनसंख्या समूह को एडजस्ट करके रखा गया है। तो आइए जान लेते हैं कि जो जनसंख्या है 121.05 करोड़, ये विश्व के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस जनसंख्या से पीछे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो है वर्तमान में भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद भारत का स्थान है, भारत के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील है। ठीक, तो ये 4 ये हो गए। पहले नंबर पर चीन है। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो भारत में 121.05 करोड़ लोग थे और चीन में उस समय 135 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोग थे। लेकिन अब देखिए चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर, यूएसए तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर भारत का एक राज्य आता है
जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। सोच लीजिए कि वर्तमान में लगभग 24 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश के लोग हैं और विश्व जनसंख्या में ये 5वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या के बराबर होने के लिए यूएसए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 6 देशों को मिलना पड़ता है। 6 देश मिलकर 121.43 करोड़ हो पाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भारत की जनसंख्या है, ये अकेला एक देश है और यहाँ 6 देश मिल रहे हैं। यूएसए मिल रहा है, ब्राज़ील मिल रहा है, इंडोनेशिया है, जापान जुड़ रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 121 बराबर यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ 0.5 करोड़ हैं, यहाँ 4-3 करोड़ हैं। ठीक है, तो पॉइंट में थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। तो 6 देश की जनसंख्या मिलकर भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है। इतना बड़ा जनसमूह भारत के पास है। ठीक है, आइए भारतीय जनसंख्या की कुछ झलकियां देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। जानते हैं कि कौन कौन से स्वरूप हैं, कौन कौन सी संरचना है जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। जनगणना 2011, इसमें कुल व्यक्ति गिने गए। भारत की जनसंख्या में 121.05 करोड़, या इसको पूरी तरीके से लिखेंगे तो 1,21,05,69,573 व्यक्ति, ये टोटल लोग शामिल हुए, कुल व्यक्ति शामिल हुए थे। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। अगर हम पुरुषों का प्रतिशत अलग से देखेंगे तो पुरुष का प्रतिशत रहा है 51.47। ठीक है, 51.47 पुरुषों का प्रतिशत रहा है। कुल व्यक्तियों में पुरुषों की भागीदारी रही है, कितनी रही है? 51.47%। अगर महिलाओं का प्रतिशत देखेंगे तो ये रहा है 48.53%। महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? 48.53%। अब आइए देखते हैं कि भारत में नगरीकरण कितना रहा है। तो बहुत सारी परीक्षाओं में नगरीकरण के आंकड़े पूछे गए हैं और नगरीकरण रहा है 31.2%। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। इससे पहले जान लेते हैं कि भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत में 6,40,930 गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, और उसमें
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84%। ठीक है, 68.84% आबादी गांव में रहती है और गांव की संख्या है 6,40,930 गांव रिकॉर्डेड हैं। ये किसके अनुसार हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। ठीक है, अब आइए देखेंगे कि लिंगानुपात क्या रहा है। लिंगानुपात, जिसको मेल फीमेल रेशियो भी कहते हैं या जिसको सेक्स रेशियो के नाम से जाना जाता है, लिंगानुपात 943 संबंधी 1000 रहा है। यहाँ महिला संबंधी पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 943 है। ये राष्ट्रीय लिंगानुपात है, लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत है। ठीक है, इसमें देखिए आगे चलते हैं, साक्षरता देखते हैं। साक्षरता दर कहा जाता है, इसलिए हमेशा प्रतिशत में रहेगी। और भारत में कितनी साक्षरता है? 73% साक्षरता है। कितनी साक्षरता है? 73% है। देखिए, अभी भारत का कोई भी राज्य 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। अभी हर जगह में साक्षरता 100% से कम ही है। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो 73% है। साक्षर होने का मतलब है, साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर का मतलब है जिसे अक्षर का ज्ञान हो। ठीक है, या भारत में उसको साक्षर मान लिया जाता है जो अपना हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, जो सिग्नेचर कर सकता है उस आदमी को हम लोग साक्षर मान लेते हैं, उसे अक्षर का ज्ञान है ये मान लेते हैं। लेकिन शिक्षित होने का मतलब है जो अपनी शिक्षा से अपनी आजीविका जुटा सके, उसे क्या कहते हैं? शिक्षित कहते हैं। और आप जानते भी होंगे कि एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें शिक्षा भी है लेकिन आजीविका नहीं मिल पाती है, तो उसी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो साक्षर जो जनसंख्या है वो 73% है। इसमें पुरुषों का जो प्रतिशत है, पुरुष साक्षरता 80.9% है। देखिए, जो साक्षरता दर है इसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक है। कितना है? 80.9% है। और महिला साक्षरता ये है 64.6%। ठीक है, महिला साक्षरता कितना है? 64.6% है। इसी तरह जनसंख्या घनत्व, जिसको जनघनत्व भी कहते हैं, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यह आंकड़ा है।
यह राष्ट्रीय स्तर पर है कि 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं। तो ये जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़े हैं। उन आंकड़ों की कुछ झलकियां हैं। अभी इसमें बहुत सारी डिटेल बाकी है कि हम चलेंगे तो देखेंगे कि कहाँ पर लिंगानुपात अधिक है, किस राज्य में, किस में लिंगानुपात कम है, कहाँ साक्षरता दर अधिक है, कहाँ नगरीकरण अधिक है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये राज्यों के स्तर पर आंकड़े देखना बाकी है, लेकिन एक मोटा मोटा जनसंख्या का स्वरूप आपके सामने रखा गया है, क्योंकि 11 जुलाई 2021 को आप अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाएंगे और एक बार भारत और विश्व की जनसंख्या के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, भारतीय जनसंख्या का जो स्वरूप है, जिस हिसाब से भारतीय जनसंख्या बढ़ रही है, आपको बता दें कि अनुमान ये लगाया गया है कि 2027 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कर देगा। लेकिन 2 साल से जैसे कोरोना काल आया है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं 16वीं जनगणना 2021 के आंकड़े में ही भारत चीन को पीछे न कर दे, यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा देश न बन जाए जनसंख्या के अनुसार। क्योंकि कोरोना काल में जो दूसरी और पहली लहर में जो विश्व स्तर पर मृत्यु हुई है, उससे कहीं ज़्यादा भारत में बच्चों के जन्म हुए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये देखते हुए और 2021 की जनगणना के जो आंकड़े आने वाले हों, हो सकता हो वो आंकड़े विस्फोटक हों, हो सकता हो कि 2027 की बजाय 2021 में ही हम विश्व जनसंख्या के सबसे बड़े संकुल के रूप में हो जाएं। ठीक है, तो जैसा भी होगा आने वाली जनगणना में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जनगणना के आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार जनगणना होती है तो फिर 10 साल तक वही आंकड़े विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, समीक्षा अधिकारी 2017 की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, उठाकर देख लीजिए, जनसंख्या से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा आपको फिगर बताए हैं कि 140 में से 17 क्वेश्चन केवल सामान्य अध्ययन में जनसंख्या से ही पूछे गए, जनगणना से ही पूछे गए। बहुत सारी परीक्षाओं में जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना के साथ साथ नगरीकरण के भी आंकड़े आते हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसको राज्य स्तर पर भी देखेंगे और विस्तार में देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो इसी तरह वीडियो पर अपने कमेंट देते रहिएगा, अपना समर्थन बनाए रहिएगा। आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें हमारी फीडबैक मिल पाता है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन पर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी इसमें डाटा आप रिक्वायर्ड कर रहे होंगे, जो आपकी डिमांड है, उसके अनुसार भी हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।